एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए। अपने आप पर विश्वास बनाए रखें और तैयारी में लगे रहें। नमस्कार दोस्तों, ये क्लास कक्षा 9th की तीसरी क्लास है। ये 3 नंबर का वीडियो है, कक्षा 9th से संबंधित है। और आज कक्षा 9th की ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7 और 8 के ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो रीड के लिए अति महत्वपूर्ण है, सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज के अंदर बनाए गए हैं वीडियो। तो ये आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं? तो 47,000 प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं। भारत प्राकृतिक वनस्पति में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, या प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है विश्व में? तो 10वें स्थान पर है। भारत प्राकृतिक वनस्पति में एशिया में कौन से स्थान पर है? तो 4थे स्थान पर है। भारत में कितने प्रकार के फूलों के पौधे हैं? 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं भारत में। भारत में कितनी जानवरों की जातियां पाई जाती हैं, नस्लें पाई जाती हैं? 90,000। जिस वनस्पति पर लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परती गहरी होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत कम गहरी होती है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल? 68 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 21.05%। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 60 मीटर ऊंचाई होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड और रबड़, ये वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? या एक सींग वाले गेंडे किस स्थान पर पाए जाते हैं? असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी वन किस वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन कितने समय के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं? 6 से 8 सप्ताह के लिए मानसूनी वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मानसूनी वन में सबसे प्रमुख वन कौन सा है? तो सांगोन का वन यानी सागवान का वन। सांगोन का वन सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रमुख है। मानसूनी वनों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? तो बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत। सहतूत के पत्तों में कौन से कीड़े पाले जाते हैं?
किसके कीड़े पाले जाते हैं? कमेंट में लिखना। मानसूनी वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? जो मानसूनी वन होते हैं वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं देखते हैं। शेर, सुअर, हिरण और हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए, ये मानसूनी वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वहाँ पर? तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कंटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। ये तो आपने का नहीं इशारों करा है, राजस्थान का नहीं। तो कंटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के किस भाग में पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिम में, और देश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, और राजस्थान में ये थार के मरुस्थल की बात की जा रही है। तो कंटीले वन तथा झाड़ियाँ देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियों में प्रमुख रूप से किस प्रजाति के वन पाए जाते हैं? खजूर यानी पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी यानी केकेट्स यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में कौन सी प्रजातियों के वन पाए जाते हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले, ओक और चेस्टनट प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 1500 से लेकर 3000 की मीटर तक की ऊंचाई पर शंकुधारी वन जैसे चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर कर, सप्रूस, सीडर, ये वृक्ष पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सिल्वर कर, जूनिपर, पाइन और ब्रच, ये 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और कितनी ऊंचाई तक पाए जा सकते हैं वन? लगभग 5000 मीटर तक वन पाए जाते हैं। उसके बाद में नंगे पर्वत ही होते हैं, ऊपर वनस्पति नहीं होती हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के पास पहुंचते हैं वृक्षों का आकार हो जाता है, तो वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। हिमालय के क्षेत्र में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो एल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। एल्पाइन घास के मैदान किस जनजातियों के लिए पशु चारण के लिए उपयोगी है? तो बकरवाल, गुज्जर जातियों के लिए प्रसिद्ध है, उपयोगी है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है जिसे कहा जाता है मोस और लिचन घास कहा जाता है। तो अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जैसे मोस, लिचन घास। अधिक ऊंचाई वाले वनों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारह सिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडाएं, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडे भी पाए जाते हैं और घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटे आते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में नदी का और समुद्र का जल मिलता है, जैसे ये नदी है, ये समुद्र है, तो इसमें जो नदी का जल समुद्र में मिलता है उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। और जिस स्थान पर खारा और मीठा पानी मिलता है उस क्षेत्र में मैंग्रोव वन के उपजने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। तो नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। किन नदियों के डेल्टा भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ये आ गया जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो 2000 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है भारत में। भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 2526। आपन तो सारी मछली एक सी लगे और मछलियां में अंतर है। भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में 2546 प्रकार की मछलियां पाई जाए। भारत में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति विश्व की कितने प्रतिशत है? लो
भारत में विश्व की 12% मछलियाँ की प्रजातियाँ पाई जाए, जिसकी 2546 प्रजाति है भारत में मछलियाँ की, जिसकी विश्व की कितना प्रतिशत है, 12% है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1972 में लागू हुआ था। ये शानदार है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। विश्व का अकेला देश जहां शेर बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो ये भारत है, जहां पर शेर भी रहते हैं और बाघ भी रहते हैं। क्या बात है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल कौन सा है, तो ये गुजरात में गिर जंगल है। गुजरात में जो गिर जंगल है वहां पर भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास है। बाघ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो बाघ भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमाचल में, और आपने राजस्थान में भी पाया जाए अब तो। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में कौन सा पशु पाया जाता है, तो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक, तिब्बतीय बारहसिंगा, नीली भेड़ जिसे बारल कहा जाता है, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधों को कियांग कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। ठीक है। पक्षियों की कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त है, तो 1300 प्रजातियां जिनकी पक्षियों की संकटग्रस्त है। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, तो भारत में 20 प्रजातियां पक्षियों की नष्ट हो चुकी हैं। भारत में कितने जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, तो भारत में जीव आरक्षित क्षेत्र 18 स्थापित किए गए हैं। इन 18 आरक्षित क्षेत्रों में से कितनों की तुलना विश्व के 18 नहीं है भाई, अच्छा 18 ही है। इन 18 आरक्षित क्षेत्रों में से कितनों की तुलना विश्व के जीव आरक्षित क्षेत्रों में की गई है, तो 10 की। भारत में कितने नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क कितने, 103 है। कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं या अभय वन बनाए गए हैं। भय से रहित, जहां भय न हो उसे अभय कहते हैं। कितने वन्य प्राणी अभय वन बनाए गए हैं, तो 535 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या थी 12,106 लाख। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, 1872 में की गई। कब की गई थी, 1872 में। भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई, तो 1881 में की गई। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की राज्य की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो 1990 लाख है। मतलब 19.9 करोड़ है। किसकी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 16% जनसंख्या जिसकी निवास करे अकेले उत्तर प्रदेश में। तो देश की कुल जनसंख्या का 16% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, तो ये 6 लाख है। लक्षद्वीप में कितनी जनसंख्या है, तो 64,429, ओनली फॉर 64,429 लोग ही लक्षद्वीप में है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या कितने राज्यों में निवास करती है, तो लगभग भारत की आधी जनसंख्या है वो 5 राज्यों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में। यह सबसे घनी आबादी वाले राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। किस देश का जनसंख्या घनत्व है, भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक है, तो बांग्लादेश और जापान का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर वर्गाकार 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1102 लोग रहते हैं। कहाँ पर, बिहार में। ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। 2 जून 2014 को बना था। जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कब विभाजित किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को किया गया। जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि दर है का अर्थ है। जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है? कि किसी विशेष समय अंतराल में देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ है। जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है? तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो सापेक्ष वृद्धि दर और एक होती है प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। एक सापेक्ष वृद्धि दर होती है और एक प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन होता है। निरपेक्ष वृद्धि दर किसे कहते हैं? पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया गया घाटा निरपेक्ष वृद्धि दर कहलाता है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 1971 से 81 में 24.66% रही। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? 1971 से 1980 का समय, जब कितनी रही थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर? 24.66 रही थी। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य प्रक्रियाएं हैं तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य प्रक्रियाएं हैं, यानी जनसंख्या में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? तो एक तो जन्म दर से होता है, एक मृत्यु दर से होता है, एक प्रवास से होता है। प्रवास जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहा जाता है तो जनसंख्या की प्राकृतिक विधि कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे रहते हैं कहलाते हैं जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कहलाती है मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में अधिकता। मृत्यु दर में कमी और जन्म दर अधिक होना। 1951 में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो 1951 में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 17.29% यानी 17.29% था। 2011 में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.80% है। 2001 से 2011 तक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी हो गई है? तो 35 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 53 हो गई है। 53। इस राष्ट्र की आबादी को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 3 वर्गों में। 0 से 6 आयु के बच्चे और उसके बाद में वयस्क और उसके बाद में वृद्ध। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? वयस्क जनसंख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या होती है। भारत में कितना प्रतिशत वयस्क जनसंख्या का है? तो 58.7% जनसंख्या भारत में वयस्क जनसंख्या है। भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या है? तो 34.4%। भारत में वृद्ध जनसंख्या कितनी है? तो 6.9%। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये लिंगानुपात कहलाती है। 1951 में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 946 था 1951 में। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का 1084। पांडिचेरी का पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो 1038। दिल्ली का लिंगानुपात है 866। दिल्ली का कितना है? 866। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 877। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 73% है। भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 80.9% है। कितनी? 80.9%। भारत में महिला साक्षरता है 64.6%। तो भारत में महिला साक्षरता कितनी है? 64.6%। व्यवसाय को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? तो व्यवसाय को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय श्रेणी के व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय होता है पशुपालन, कृषि, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन। ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं? जैसे उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य,
ये द्वितीयक व्यवसाय होता है। पशुपालन, कृषि, वृक्षारोपण, मछली पालन, जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो तो प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा, और कच्चे माल से उद्योगों के अंदर जब नया माल बन जाता है तो वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। और सेवा कौन से में आता है? तीसरे में। तृतीय व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं? तो परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं, ये तीसरे में आता है। 1951 में भारत की मृत्यु दर कितनी थी? 1951 में भारत की मृत्यु दर कितनी थी? तो 25 प्रति हजार थी। 2011 में भारत की मृत्यु दर कितनी है? तो 7.2 प्रति हजार है। 1951 में भारत में औसत आयु कितनी थी? तो 1951 में भारत में औसत आयु 36.7 वर्ष थी, और 2012 में औसत आयु कितनी थी? तो 67.9 वर्ष थी। बहुत प्रगति करी है। और इसी के साथ कक्षा 9 ज्योग्राफी संपूर्ण होती है, जो रीड के लिए बहुत ही शानदार है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ईमानदारी लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि पूरा वीडियो देख लियो और उसके बाद में कम से कम एक लाइक तो बनता है। अब इसके बाद में कक्षा 10th की ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो बनाएंगे, और जैसे ही कक्षा 10th की ज्योग्राफी पूरी होगी उसके बाद में कक्षा 6 से लेकर 10th तक पॉलिटिकल साइंस जो पुस्तक है उससे संबंधित रीड के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ओके।